हेलो स्टूडेंट, आज एक बार फिर न्यू वीडियो के साथ बेसिक न्यू वीडियो के साथ आए हैं और आप लोग को इससे पहले 4 वीडियो हमने हिंदी में डाल चुका है। आप उसको ज़रूर देखें और आज हम लोग नए बेसिक टर्म पर बात करेंगे। दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट। दिवालिया इंसॉल्वेंट किसको कहा जाता है? वह व्यक्ति, जैसे हम लोग अपने से नहीं कह सकते हैं कि वो दिवालिया हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया। उसकी एक अधिनियम होती है, एक गवर्नमेंट की बनाई हुई नियम कानून होती है, उसके थ्रू उनको दिवालिया घोषित किया जाता है। जब एक व्यक्ति का जो ऋण होता है, जो लोन होता है, जो कर्ज होता है, उसके संपत्ति से अधिक हो जाता है तो उस व्यक्ति को कहा जाता है कि वह दिवालिया हो गया, या अपने कर्ज को या ऋण को चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो वैसे व्यक्ति को कहा जाता है दिवालिया, इंसॉल्वेंट। दूसरा है शोधक्षम्य यानी सॉल्वेंट, यानी सीधा इंसॉल्वेंट के उल्टा शोधक्षम्य, यानी वैसे व्यक्ति जिसका संपत्ति दायित्व से अधिक होता है। इंसॉल्वेंट में होता है कि उसका दायित्व संपत्ति से अधिक होता है, लेकिन जो सॉल्वेंट में होता है उस व्यक्ति को सॉल्वेंट कहते हैं जिसका संपत्ति दायित्व से अधिक होता है या अपने ऋण को भुगतान करने की स्थिति में होता है, अपने कर्ज को पेमेंट करने की स्थिति में होता है, तो वैसे व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट, शोधक्षम्य। और लेखा, एंट्री, यानी जब हम लोग लेखांकन के नियम के अनुसार किसी लेन देन को हम लोग पुस्तकों में लिखा जाता है तो वह लेखा कहलाता है। जब कोई भी लेन देन होता है, खरीद बिक्री हो, जो कुछ भी हो, और जब हम लोग अकाउंट और बुक में रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं कि हमने क्या कर रहे हैं, लेखा कर रहा है या एंट्री कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे व्यय यानी एक्सपेंडिचर। किसी संपत्ति माल को प्राप्त करने हेतु व्यय की गई राशि व्यय कहलाता है। चाहे वो वस्तु आप खरीद के लाइए या संपत्ति खरीद के लाइए, उस पर जो भी आप खर्च करेंगे, उसमें जो भी आपका लागत लगेगा, उसे हम व्यय कहते हैं। जैसे कोई मशीन खरीद के लाया और उसमें जो भी हमारा खर्च हुआ वो एक्सपेंडिचर होता है। या मशीन हमने बेचने का काम करते हैं, तो बाहर से हमने मशीन खरीद के लाई तो मशीन पर जो खर्च हुआ वो व्यय कहलाएगा। ये व्यय जो है यह किसी लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है और यह व्यापार के लाभार्जन क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। इसको करने से व्यापार के लाभार्जन क्षमता क्या होता है, बढ़ता है। ये 2 टाइप का होता है, पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय। पूंजीगत व्यय किसको बोलते हैं? आपने अभी समझा कि व्यय उसे कहते हैं जब वस्तु या संपत्ति को खरीदने के लिए जो हम लगाते हैं या देते हैं, जो भी लागत, उसे हम व्यय कहते हैं। व्यय जो है ये हमारे लाभार्जन क्षमता को बढ़ाता है और ये व्यय जो किया जाता है लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे संपत्ति खरीदना या कोई वस्तु बेचने वाला खरीदना और उसमें जो लागत लगता है वो व्यय कहलाता है। व्यय का 2 पार्ट होता है, आपको बताया, पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय किसको बोलते हैं? वह व्यय जिसका लाभ वर्तमान वर्ष के साथ भविष्य में भी लेते रहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं पूंजीगत व्यय। जैसे कोई मशीन खरीद के बड़ा ले आए तो आज भी उससे हम अर्निंग करेंगे और भविष्य में भी करेंगे। ठीक है। बिल्डिंग बनवा दिया, बिल्डिंग हमने बनवाया, उस पर जो व्यय किया आज भी उससे लाभ उठाएंगे और भविष्य में भी लाभ उठाते रहेंगे, तो वैसे व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है। आयगत व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा व्यय जिसका लाभ केवल वर्तमान में ही उठाया जा सकता है, वर्तमान वर्षों में ही उठाया जा सकता है, लाभ लिया जा सकता है,
उसे हम लोग आयगत व्यय कहते हैं। जैसे किराया, वेतन, ये सब आयगत व्यय है व्यवसाय के लिए। तो आपको हम बताएं कि वस्तु या संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जो हम व्यय करते हैं, जो खर्च करते हैं, उसे हम व्यय कहते हैं, एक्सपेंडिचर। ये जो व्यय है ये लाभ को बढ़ाने का काम करता है और ये लाभार्जन क्षमता भी हमारे व्यवसाय का बढ़ा देता है। ये दो टाइप का होता है, पूंजीगत और आयगत। पूंजीगत का अर्थ होता है वह व्यय जिसका लाभ वर्तमान वर्षों के साथ साथ भविष्य में भी मिलता रहेगा, वैसे व्यय को पूंजीगत व्यय। जैसे आपको एग्जाम्पल देंगे, मोटरसाइकिल हमने खरीदा तो उस पर जो खर्च किए हम वो पूंजीगत व्यय है, क्योंकि उसका लाभ, बेनिफिट वर्तमान वर्ष में हम उठा रहे हैं और भविष्य में भी उठाते रहेंगे। लेकिन उसमें जो पेट्रोल हमने डलवाया उसका ज़्यादा दिन तक हम लाभ अर्निंग नहीं कर सकते हैं। अगर हम गाड़ी नहीं भी चलाएंगे तो पेट्रोल उसमें से भी ख़त्म हो सकता है। यानी पेट्रोल पर हमने खर्च किया, उसका ज़्यादा दिन तक हमने 2 लीटर या 3 लीटर जो भी डलवाया तो या तो 10 दिन या 2 दिन या 3 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो बाइक पर हमने खर्च किया है वो बहुत दिन तक उसे हम लाभ अर्निंग कर सकते हैं। तो ये अपनी एक एग्जाम्पल रहा, लेकिन आपको व्यापार के एग्जाम्पल हमने दे चुका है। देखिए, व्यय यानी एक्सपेंसेज, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, उसका व्यय का इंग्लिश था एक्सपेंडिचर था, लेकिन इसका क्या है, एक्सपेंसेज। तो ये लिखा है कि आय कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री पर लगी लागत को व्यय कहते हैं, या वे मदें जो व्यापारी की पूंजी को घटाती है उन्हें व्यय कहा जाता है। देखिए, आप लोग बड़ा सोच रहे होंगे कि व्यय उसका एक्सपेंडिचर था और इसका एक्सपेंसेज है, दोनों में अंतर क्या है। एकदम सिंपल सा बात है। हमने साइकिल दिल्ली से ख़रीद के लाया, एक साइकिल का दाम 5,000 है, तो हमने 10 साइकिल ख़रीद कर लाया, तो आप सोचिए कितना उसकी वैल्यू हो जाएगी। 5,000 से और 10 से गुना कीजिएगा तो 10 साइकिल का दाम हो जाएगा 50,000, यानी 50,000 वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा, उसका भी हिंदी व्यय ही होता है। लेकिन साइकिल ला देने से सासाराम बिक तो नहीं जाएगा ना, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, एक रोड पर रूम लेना पड़ेगा, सेल्समैन को बैठाना पड़ेगा, तो उनमें खर्च हमें करना पड़ेगा ना। तो उस साइकिल को बेचकर लाभ कमाने के लिए हमें और कुछ खर्चा करना पड़ता है, उसी को व्यय कहा जाता है। उसी को बताया गया है, आय कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री पर लगी लागत को क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं। हमने बैगन के खेत से बैगन खरीद के लाया, तो बैगन मिट्टी में गंदा रहता है, अगर उसको लेबर लगाकर हम उसको पुछवाएंगे नहीं, साफ़ नहीं करवाएंगे, तो बैगन कौन लेगा। तो लाभ कमाने के लिए हम उस पर एक्स्ट्रा जो भी लागत लगाते हैं, जो वस्तु खरीद के लाते हैं, उसको हम व्यय कहते हैं। अब बताएंगे आप, जैसे कि मकान का भाड़ा देना, मजदूरी देना, ये सब क्या है, व्यय है। जीवित स्कंद, लाइव स्टॉक किसको बोलते हैं, तो व्यापार के संचालन हेतु तो खरीदे गए पशुधन को जीवित स्कंद कहा जाता है। जैसे व्यापार में पहले, आज के डेट में गाड़ियां हैं, तो पहले घोड़ा, हाथी, बैल ये सब खरीदा जाता था, तो इसको व्यापार में जीवित स्कंद कहा जाता है, लाइव स्टॉक कहा जाता है। और दिया है मृत स्कंद, यानी डेड स्टॉक किसको बोला जाता है, तो व्यापार के संचालन हेतु खरीदी गई निर्जीव संपत्ति को मृत स्कंद, जैसे भवन, फर्नीचर, मशीन आदि। हम आशा करते हैं आप लोग जरूर समझ गए होंगे। एक वीडियो और आप बेसिक आएगा हिंदी में आप लोग के लिए, ठीक है, तो वीडियो को देखें और रिप्लाई दें। और आप चाहते हैं कि हम चैप्टर भी पढ़ते रहें रेगुलर, तो आप लोग को करना क्या है कि हमें जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप जुड़ जाइए और मेरे 2, 4, 5 रोज़ में मेरा ऐप आ जाएगा, तो उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। अभी आप ग्रुप में जुड़ने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं।